चलिए अब चलते हैं तमाम देश के तमाम बड़ी खबरों पर हमारे सहयोगियों की पेशकश। वैश्विक स्तर पर भारत लगातार कोशिशें इस बात की कर रहा है कि पाकिस्तान को मुंह की खिलाई जाए, यानी कि उसके स्तर को गिराया जाए, उसको बेनकाब किया जाए, उसकी नापाक हरकतों को सबके सामने वैश्विक मंच पर उजागर किया जाए। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, बार बार कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे वो भी और साथ में भारत भी परेशान हो जाता है। मौजूदा समय में ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर चर्चाओं में आ गया है। ट्रंप ने एक निजी रात्रि भोज के दौरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उसके बाद तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और कुछ समय पहले हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि इस संघर्ष के दौरान करीबन 4 से 5 विमान गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बात तय है कि ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों ही देशों में खलबली जरूर मची हुई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्राइम न्यूज के लिए। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ज्योति ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें ज्योति ने 2 प्रोफेसरों और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी परिसर में भारी हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन छात्रों की भीड़ और आक्रोश के चलते पुलिस के साथ नोकझोंक की नौबत आ गई। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पहले ही मानसिक दबाव की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन उन पर कभी भी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? पुलिस की जांच और यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम का प्रतिबिंब अब उत्तर प्रदेश के इटावा में देखने को मिलेगा। इस तरीके की चर्चा इस समय बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में एक मंदिर बनाया है जो कि हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसा है और उसका नाम केदारेश्वर मंदिर रखा गया है, जो कि एक चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और अब उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड बद्री केदार समिति के तमाम जो पुजारी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया है और सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है कि केदारनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और उसका इस तरीके से प्रतिबिंब बनाना उचित नहीं है। हालांकि पहले भी ये घटना हो चुकी है, दिल्ली में भी एक इसी तरीके की कोशिश की गई थी, हालांकि उसको अब रोक दिया गया है। इन सभी चीज़ों के लिए कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जा चुका है। उत्तराखंड की कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था जिसमें कि कहा गया था कि जो भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर है उनका किसी तरीके का प्रतिबिंब या उनका अक्ष किसी और जगह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चूंकि उत्तराखंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है और उस कैबिनेट का दायरा भी उत्तराखंड तक सीमित है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार केदारेश्वर मंदिर जो इटावा में बन रहा है उसको किस तरीके से रोकते हैं। हालांकि उस पर जांच बिठाई गई है और जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जांच बिठाई गई है और देखा जाएगा कि अगर हुबहू उसी तरीके का होगा और तमाम चीज़ें बननी इसी तरीके की होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे रोका जाएगा। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि किस तरीके से उसको रोका जाएगा। क्या एक बार फिर से जो है केदारनाथ मंदिर के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और यूपी सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेश उत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के नए नए आयाम छू रहा है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से निवेशकों को भी पहली पसंद उत्तराखंड बन गया है। आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी के रूप में आज निवेश उत्सव उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया। तो वहीं अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया
कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटे राज्यों का निर्माण किया था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इन राज्यों का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए बोले कि उत्तराखंड नित नए आयामों को छू रहा है और वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। अपने बेबाक तथा विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले किसान नेता राकेश टिकैत एक बार पुनः चर्चा में आए हैं। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत जनपद बागपत में क्रांतिकारी बाबा सामल के 168वें शहादत दिवस पर भाग लेने के लिए आए थे। प्रेस वार्ता में बोलते हुए उदयपुर फाइल पर राकेश टिकैत ने कहा है कि देश का राजा जो है जातियों में आपस में लोगों को लड़ाकर दंगा फसाद कराकर अपनी कमियों को छिपाना चाहता है। उदयपुर फाइल पर राकेश टिकैत का कहना था कि ऐसी फाइल तो और भी आएंगी जिसमें आपसी जातिगत वैमनस बढ़ता हो, दंगा फसाद बढ़ता हो। इसके अलावा कैराना सांसद इकरा हसन के और सहारनपुर एडीएम विवाद पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये इकरा हसन मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया है। सरकार को अपने अधिकारियों को कंट्रोल में रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राकेश टिकैत का ये भी कहना था कि मुद्दों का जो फैसला है, मुद्दों का समाधान चुनाव से नहीं होगा, आंदोलन से होगा। जल्द ही वो अपनी नई फौज तैयार करेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसान यूनियन को कमज़ोर करने का, तोड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कमिश्नर के साथ हुए विवाद को लेकर राकेश टिकैत का कहना था कि नंदकिशोर बड़ा नेता है और वो जो है 2 महीने तक एक ही फटे कुर्ते के साथ रह सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि राकेश टिकैत के बारे में बता दें कि राकेश टिकैत हमेशा सरकार विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं और हमेशा बेबाक और जो विवादित बयान देते रहे हैं, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे कावड़ का मामला हो। चूँकि अभी कुछ समय पहले टिकैत बंधु द्वारा जो कावड़ को हुड़दंगी जैसे शब्दों से नवाजा गया था, जिसके ऊपर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। इन सब के ऊपर राकेश टिकैत ने पलटवार करते हुए कहा था कि कावड़ की ऊंचाई चाहे कितनी भी कर दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस पर राकेश टिकैत द्वारा सीधा देश के राजा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया है कि वो अपनी खामियां छिपाने के लिए देश को जाति और धर्म में बांटकर दंगा फसाद कराना चाहते हैं। क्योंकि सीधा उदयपुर फाइल एक हिंदू मुस्लिम मामले से जुड़े हुए हैं। जो कन्हैया टेलर की गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर उदयपुर फाइल नामक एक पिक्चर आ रही है, जिसका कि मुस्लिम संगठन को जो है विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको रुकवाने के लिए रिट दायर भी की है। तो जिसके चलते राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है कि ऐसी पिक्चरें और भी आएंगी जो देश को आपस में सांप्रदायिक में बांटेंगी और जो देश का राजा है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खामियां छिपाने के लिए इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि उनका बहुत स्पष्ट आरोप था कि नरेंद्र मोदी जातिगत मामलों में आपस में जाति में लोगों को भटकाकर दंगा फसाद कर अपनी खामियां छिपाना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। झांसी में तेज बारिश का लगातार कहर जारी है। आपको बता दें, इस कहर को देखते हुए थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में एक सुकनई नदी जो उफान पर है, उसको देखते हुए वहाँ अपना रुद्र रूप दिखा रही है। उस रुद्र रूप देखते हुए वहाँ सुकनई नदी के पास बने रिफ्टों पर लोग इतना तेज बहाव होने के बाद भी लोग वहां से अपना आवागमन जारी रख रहे हैं, लोग वहां से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि वहां पे स्थानीय पुलिस की ना तो कोई सुरक्षा देखी गई है, ना कोई पिकेट देखी गई है। ऐसे ही तस्वीरों में देखा गया है कि झांसी वहीं मऊरानीपुर क्षेत्र में पुरानी मऊ में एक पुल का बहाव, जलस्तर बढ़ जाने के कारण पुल का बहाव लगातार इतना तेज है, लेकिन वहां पर भी पुलिस की कोई सुरक्षा देखी नहीं गई है। वहां पर देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चे वहां बहान आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी न किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। प्रशासन में आपको बता दें, झांसी प्रशासन में डीएम के सख्त आदेश है कि ऐसी जहां जलस्तर बढ़ रहा हो वहां पर एक पिकेट या पुलिस तैनात हो, जहां ऐसी जगह लोगों को रोका जाने से, जिससे लोगों की जान में कोई जोखिम न बन पाए। लेकिन वहां की मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है और किसी बड़ी दुर्घटना। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 100 करोड़ रुपए की संपत्तियां जल्द कुर्क की जाएंगी। ईडी ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। ईडी की जांच में छांगुर की कई बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने अपनी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन समेत
कई करीबियों के नाम से बेनामी संपत्तियां बनाई थी। विदेशी फंडिंग की बात सामने आने के बाद ईडी ने बीते दिनों बलरामपुर और मुंबई में छांगुर के 14 ठिकानों पे छापेमारी की थी। ईडी ने छांगुर की संपत्तियों से जुड़े तमाम दस्तावेज जब्त किए थे। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ था कि छांगुर ने फर्जी कागजातों के जरिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए और यही नहीं, उसने कई बेनामी संपत्तियां भी बनाई हैं, जिसमें से बलरामपुर के करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का एक शोरूम सील किया जा चुका है। ईडी ने छांगुर की संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इसमें ज़मीनों के अलावा कई लग्जरी गाड़ियां, बैंकों के लॉकर में रखा सोना चांदी और नकदी शामिल है। राजधानी लखनऊ से अंशुमान मिश्रा, प्राइम न्यूज़। लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर के परिवहन विभाग आयुक्त संजय सिंह ने 2 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया है। इस चेकिंग अभियान में उन लोगों को पाठ पढ़ाया जाएगा जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर आज एक बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं संजय सिंह, इन्होंने अभियान चलाया। इसमें कई बड़ी संख्या में अगर देखे जाए तो लोगों के चालान भी किए गए हैं। ये चालान उन लोगों के किए गए हैं जिन लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। इस तरीके से आज एक बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं। कहा यह जा सकता है कि परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं संजय सिंह, इन्होंने इससे पहले भी बड़े वाहनों पर अभियान चलाया था। बड़े वाहनों की फिटनेस, जिनकी फिटनेस नहीं थी, साथ ही साथ जिनका इंश्योरेंस नहीं थे, जिनके गाड़ी के पेपर पूरे नहीं थे, उन गाड़ियों को सीज करने का काम भी परिवहन विभाग आयुक्त ने किया था। ऐसे में अब 2 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया है। 2 दिवसीय चेकिंग अभियान के तहत लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल नहीं चलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज पहला दिन था और पहले दिन एक बड़ी संख्या में परिवहन विभाग आयुक्त ने एक बड़े चालान भी किए हैं। ऐसे में उन चालान के साथ साथ उनको हिदायत भी दी है कि अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। राजधानी लखनऊ में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल के वैन ड्राइवर ने गलत काम करने की कोशिश की थी। हालांकि हमारी मौजूदगी उसी स्कूल के बाहर है। लखनऊ का इंदिरा नगर क्षेत्र लगता है, जहां पर किड्जी स्कूल है, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल है। 4 साल के आसपास के बच्चों का ये स्कूल है। ये स्कूल की आप बनावट देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है किड्जी स्कूल एक बड़ा स्कूल माना जाता है। इसकी लखनऊ में कई अलग अलग ब्रांचें हैं, लेकिन ये इंदिरा नगर क्षेत्र का किड्जी स्कूल है। यहीं पर ही बच्चे पढ़ने आते हैं। हालांकि जिस तरीके से 4 साल की बच्ची ने अपनी माँ से आपबीती बताई कि वो स्कूल नहीं जाएगी, उसको स्कूल जाने से डर लगने लगा था। हालांकि जिस तरीके से महिला ने, यानी कि जो बच्ची की माँ ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उस तहरीर में भी कई शब्दों को पीड़िता ने बयां किए हैं। जिस तरीके से बच्ची ने अपनी माँ को बताया और माँ ने उस तहरीर में लिखा है कि जो स्कूल का वैन चालक, जो ड्राइवर था, वो बाकायदा बच्ची को स्कूल घर से लेता था और इसी स्कूल में आकर के छोड़ता था। हालांकि इसी स्कूल से जब बच्ची को यहाँ से घर ले जा रहा था, तभी उसी वैन में ही बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। बच्ची ने इसका खुलासा किया। इस खुलासे के बाद बच्ची की मां ने बाकायदा स्कूल प्रशासन को, इसी स्कूल प्रशासन को एक रिटर्न में तहरीर दी गई, रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी और स्कूल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि स्कूल प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि स्कूल प्रशासन ने ही पीड़िता की, यानी कि जो बच्ची है, उसकी मां को ही डराने और धमकाने का काम किया। हालांकि इस पूरे मामले में इंदिरा नगर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी जो वैन चालक था उसकी गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी वैन का पता नहीं चल पाया है। वैन अभी पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर वो वैन कहाँ गई जिस वैन में बच्ची के साथ घटना कार्यरित की गई।
हालांकि अब देखना यही होगा कि लखनऊ के अंदर जिस तरीके से ये जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इन स्कूलों के जो मानक होते हैं उन मानकों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो घर से ज़्यादा सेफ जो बच्चे होते हैं वो इस स्कूल में होते हैं, और ऐसे स्कूलों में जिस तरीके से ये घिनौनी हरकत की जाए तो माँ बाप जो है कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित पाएंगे। हालांकि देखना यही होगा कि अब स्कूल प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी को जेल भेजा है। पीड़िता जो बच्ची है, 4 साल की जो बच्ची है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है, वो अस्पताल में है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि आरोपी को पुलिस किस तरीके की सज़ा दिलाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। इस बार हम रामपुर के महिला हॉस्पिटल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी CMS रामपुर डॉक्टर अनवर सदात महिला के जो है उन्होंने भी पूरा जो है जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और एक एक चीज जो है बारीकी से चेक की गई है। अल्ट्रासाउंड से लेके टीकाकरण से लेके वैक्सीनेशन तक पूरी जानकारी ली, और उसके बाद जो है दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं या अंदर से लिखी जा रही हैं, वो भी उनकी जानकारी, सारी दवाइयाँ यहाँ से लिखी जाएंगी। जो भी सरकार की गाइडलाइन से सभी ट्रीटमेंट जो है यहाँ से महिला अस्पताल से मिलेगा। और उसके बाद जो है OT में गए, OT वो चेक की गई, फिर ऊपर से 3 मंजिल से मरीजों से बात करी, नीचे जो लाइनों में मरीज लगे वो उनसे बात करी, और करने के बाद जो है उनसे पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद जो है दवाई यहाँ से मिल रही है, नहीं मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो सब ने मरीजों ने यही कहा यहाँ से मिल रही है। जो कमियां थी उसको जो है दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया गया है, पूरी तरह से पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। उसी को लेकर के जो भी डॉक्टर बैठे हैं उनसे बात करी गई है। सारी दवाइयाँ यहाँ की लिखेंगे, बाहर की नहीं लिखेंगे। किसी कोई मरीज भी आता है उसको देखा जाएगा, उसको जो है कहीं वैसे नहीं जाना चाहिए और कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। कोई शिकायत भी अगर मिली तो तुरंत जो है कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि हमने भी देखा जब से उन्होंने 1 साल के आसपास होगी, जब से 4 संभाला उन्होंने, उसके बाद जो है जो भी काम अगर ढंग से नहीं करता तो कार्रवाई भी करते हुए नजर आते हैं और पूरे एक्शन मूड में जो है वो देखने को मिलता है। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। पिछले दिनों मराठी न बोलने को लेकर एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी के सांसद, जो कि गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने एक कथित तौर पर बयान दिया, जिसके बाद वो खूब सुर्खियों में है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुंबई में मराठी न बोलने पर मारपीट की जाती है। आप तमिलनाडु आओ, बिहार आओ, उत्तर प्रदेश आओ, यहाँ पर पटक पटक कर मारेंगे। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि अगर मराठी ना बोलने वालों को लेकर पिटाई की जाती है तो उर्दू वालों को लेकर भी पिटाई की जाए, जो तमिल कह रहे हैं उन्हें भी पिटाई की जाए। अब इस पर MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने पलटवार किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा कि आप महाराष्ट्र आइए, यहाँ के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। इसके बाद राज ठाकरे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर 1 से 5वीं कक्षा तक अगर आप हिंदी अनिवार्य करते हैं तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा इससे पहले भी दुकानें बंद की गई थी, लेकिन इस बार स्कूलों को बंद किया जाएगा। बहरहाल ये देखना अहम होगा कि आखिरकार हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो कब तक थमता है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं चंदा यादव, प्राइम न्यूज। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है वर्चुअली होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। लेकिन इस बैठक को लेकर इतनी सियासत क्यों शुरू हो चुकी है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 18 पार्टियां जो है इस बैठक में शामिल होंगी वर्चुअली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अलग कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार का चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारा कोई भी वास्ता जो है इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो गुस्सा भी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह हमने हरियाणा का चुनाव लड़ा, हमने गुजरात में उपचुनाव लड़ा, जिस तरह हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, वैसे ही आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ेंगे। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि बैठक में किन किन विषय पर मंथन किया जाएगा। 21 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। उससे पहले सरकार को किस तरह घेरा जाए, इस पर भी आज रणनीति जो है विपक्षी नेता बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज इस बैठक में पहलगाम में जो हमला हुआ था उससे लेकर मंथन किया जाएगा।
विपक्ष इसे भी लेकर हमलावर रह सकता है। वहीं बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन का विषय खूब राजनीति गरमा रहा है, उस पर भी सवाल जो है विपक्ष सदन में पूछेगा। इसके साथ तमाम अनेक ऐसे विषय हैं जिसे लेकर विपक्ष हंगामेदार इस बार सदन को बनाएगा और यही वजह है कि अपनी रणनीति बनाने के लिए, समीक्षा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई जा रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल। ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम को लेकर लगातार केंद्र सरकार जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर ईडी ने तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे गूगल और मेटा, उनको जो है तलब किया है। वहीं 21 जुलाई को गूगल और मेटा को जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ऑनलाइन गेम्स को लेकर इन दोनों ही कंपनियों पर आरोप है कि ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके विज्ञापन को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में ईडी जो है लगातार कई दिनों से छापेमारी कर रही है। इस मामले में जो है तमाम सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन पर भी जो है ईडी ने शिकंजा कसा है और इस मामले को लेकर लगातार ईडी जो है एक्शन मोड में है। अब बीते 21 जुलाई को ईडी क्या कुछ पूछताछ करेगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मंजू के साथ मैं ओमपाल सिंह, प्राइम न्यूज़।